नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब का अध्ययन करेंगे। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंदोत्तर युग के एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं और पाजेब उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। और आज के वीडियो में हम लोग इसी पाजेब कहानी का अध्ययन करेंगे। पाजेब का दोस्तों जो सामान्य अर्थ होता है वो पायल होता है। इसी पायल को आधार बना करके जैनेन्द्र कुमार ने एक कहानी लिखी है पाजेब नाम की। सबसे पहले हम लोग इसके पात्रों को जान लेते हैं। पाजेब का जो सबसे प्रमुख पात्र है, जो नायक कह सकते हैं जिसको हम, वह आशुतोष है। आशुतोष केंद्रीय पात्र है, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। आशुतोष के बहन का नाम है मुन्नी। उसके पिता भी कहानी में है, जो एक नरेटर हैं, उन्हीं के द्वारा एक कहानी सुनाया जा रहा है। आशुतोष की माता हैं, जिनको लेखक ने श्रीमती के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा इनका एक नौकर भी है जिनका नाम है वंशी। और इसके अलावा आशुतोष के चाचा भी कहानी में पात्र हैं और एक बुआ भी हैं, यानी मुन्नी की बुआ और आशुतोष की बुआ भी कहानी में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुरूप अनुकूल हो रहती है। यानी बाजार में एक नया नया पाजेब आया हुआ है, सभी लोग उसको पहन रहे हैं। उसका अपना कोई आकार नहीं है, जिसके पाँव में पड़ती है उसी के अनुकूल वह पाजेब हो जाती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। यानी चाहे नन्ही लड़की हो या बड़ी औरत हो, सबके पैरों में पाजेब दिखाई पड़ता है। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। यानी देखा देखी में सभी लोग इस पाजेब को पहन रहे हैं। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। लेखक के द्वारा एक कहानी सुनाया जा रहा है और लेखक कह रहा है कि हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। यानी मुन्नी जो है 4 साल की है और 4 साल की उम्र में ही अपने बाबूजी से पाजेब मांग रही है। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसे रुक्मिन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। यानी अपने सहेलियों का उदाहरण देती है कि जैसे रुक्मिन पाजेब पहनती है और जैसे शीला पाजेब पहनती है, उसी प्रकार का पाजेब मुझे भी चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज सही। यानी लेखक आज ही मंगाने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, कोई दूसरा काम करने लगी। लेकिन जब दोपहर आई, मुन्नी की बुआ, यानी दोपहर को मुन्नी की बुआ आती हैं, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। यानी मुन्नी दोबारा पायल के लिए जिद करने लगी जब दोपहर को बुआ आती हैं उस समय। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। यानी जब मुन्नी जिद करने लगी तो बुआ ने कहा कि इस बार जब इतवार को मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए पाजेब जरूर लेकर के आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ छुमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी, देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। यानी मुन्नी बहुत ज्यादा खुश थी उस पायल को पा करके, पायल को पहन करके लोगों को यहाँ वहां दिखाते हुए फिर रही थी। और हमारे महाशय आशुतोष, यानी जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, उसका लड़का यानी मुन्नी का जो भाई है उसका नाम आशुतोष है। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़ी खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। यानी दिखाने के लिए मुन्नी को आसपास लेकर के जाते हैं। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। यानी वह भी जिद करने लगे, आशुतोष भी जिद करने लगा कि मुन्नी को पायल दिया गया है तो हमको भी क्या चाहिए? बाइसिकल चाहिए, यानी साइकिल चाहिए। बुआ ने कहा, अच्छा अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन को तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। यानी जब तुम्हारा इस बार जन्मदिन आएगा तो तुम्हारे जन्मदिन पर जो है बाइसिकल दिलवा देंगे।
आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे, यानी आशुतोष जिद करने लगा। बुआ ने कहा छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? यानी बुआ कहती हैं जिद करना और रोना लड़कियों का काम होता है, बाबू साहब लोग रोते नहीं हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज, यानी आशुतोष मान जाता है जब बुआ ये कहती हैं कि जिद करना और रोना लड़कियों का काम होता है, और कहता है कि जन्मदिन के दिन हम बाइसिकल जरूर लेंगे। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात तो पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ, यानी इतवार का दिन जिस दिन बुआ पायल लेकर के आई थी, पाजेब लेकर के आई थी, वो हंसी खुशी बीत जाता है। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम लग गए थे, यानी पाजेब बहुत ज्यादा महंगा था। वह दिन भर जो है मुन्नी पहनी रहती है, शाम को उतार करके उसे रख दिया जाता है। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस के नहीं हो, यानी लेखक यहाँ पर व्यंग करता है। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? यानी लेखक जो नरेटर है, जो कहानी को सुना रहा है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। बोले कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। यानी एक पैर का पाजेब तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे पैर का पाजेब गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ? यहीं यहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो? यहाँ वह कहाँ से आएगी, यानी मेरे मेज पर मेरे अलमारी में पायल कहाँ से आ जाएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसके नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। यानी अब जाकर के हमने देखा है तो एक पैर का तो बचा हुआ है, लेकिन दूसरे पैर का वहां पर नहीं है, गायब है। मैंने कहा कि तो चलो चलकर वह कमरे में कैसे आ जाएगी, यानी वहां से चलकर इस कमरे में वो कैसे आ जाएगी पायल? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती, यानी जाकर फिर से देखो, कहीं गई नहीं होगी, वहीं फर्श पर छूटा हुआ होगा, दोबारा मिल जाएगा। इस पर श्रीमती कह सुन करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों को संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहीं से ले लो ना। यानी जब संभाल करके तुमने रखा था तो जहां संभाल करके रखा था वहीं से ले लो, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। यानी जो श्रीमान जी हैं, जो नरेटर है, वो कहते हैं कि किसी ने फिर निकाली होगी अगर पायल वहां नहीं मिल रहा है तो। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद भी था, यानी बंसी नौकर का काम होगा, वही निकाला होगा, क्योंकि वह पायल रखते समय, पाजेब रखते समय वहां पर मौजूद था। मैंने कहा कि तो उससे पूछा? बोले कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? यानी जो बंसी है वो पूछने पर इनकार कर रहा है कि मैंने पायल नहीं ली है। श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। यानी श्रीमती जी अपने पति से कहती हैं कि बंसी को बुलाकर डांटो, पाजेब उसी ने ली है, उसी ने निकाला होगा। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर को जात को सहजोर बनाकर रखा है, यानी उसको सर पर के चढ़ा करके रखा हुआ है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा, यानी तुम्हारे ही कारण से नौकर का मन बढ़ गया है। बोले कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है, और 16 में 15 आने यह बंसी है, सुनते हो ना, वही है। यानी श्रीमती जी जोर देकर के कहती हैं कि 16 में से 15 आना मुझे लगता है कि बंसी ने ही पाजेब निकाला है। मैंने कहा कि
मैंने वंशी से पूछा था, उसे नहीं ली मालूम होती। यानी लेखक कहता है, नरेटर कहता है जो कहानी सुना रहा है, कि मुझे लगता है कि वंशी ने पाजेब नहीं ली है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। जरूर वंशी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। यानी घर में कौन से फरिश्ते लेने आ जाएंगे, वंशी ने ही पाजेब निकाली होगी। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा, यानी आशुतोष से भी तुमने पूछा, हो सकता है कि पाजेब उसी ने निकाली हो। बोले पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। यानी आशुतोष तो खुद खोजबीन कर रहा है, वह कैसे ले सकता है पाजेब। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोले कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। यानी आशुतोष को पड़ी हुई पाजेब अगर मिली होती तो वह बता देता, उसने नहीं चुराया है, उसने नहीं निकाला है। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि वह शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। यानी उसी दिन आशुतोष एक पतंग खरीद करके लाता है और एक डोर का पिन्ना जो है नया खरीद करके लाया होता है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, बस सारे दिन पतंग पतंग। यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। यानी यह निश्चित किया गया कि कल सवेरे आशुतोष से पूछताछ किया जाएगा कि कहीं पायल उसी ने तो नहीं निकाला है, आखिर कहाँ से जो है पतंग खरीद करके लाया हुआ है। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो गया, यानी अवाक हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। यानी सिर तो हिला देता है नकारात्मक रूप से कि उसने नहीं लिया है, पर मुंह नहीं खोलता है। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूलाया और वह गुमसुम बैठा रहा। यानी उसका मुंह और फूल गया, वह चुपचाप गुमसुम होकर के बैठ गया। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपवाद वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, ये लेखक सोचता है। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। यानी प्रलोभन दिया जाता है उसे कि अगर तुमने लिया है तो सच सच बता दो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आज तो सब सुनता बैठा रह गया, उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं, फिर पूछा जाता है उससे। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने का हुआया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। यानी रोने का हो आता है लेकिन रुआशा हो जाता है, लेकिन रोता नहीं है, आंखों में आंसू वह रोक लेता है। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए, मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया, यानी पाजेब जो है ढूंढने लगा। श्रीमती आकर बोली, आंसू से तुमने पूछ लिया क्या ख्याल है। मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा, यानी आशुतोष नहीं चुराया होगा, वह क्यों पाजेब लेगा। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है।
बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो गई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। यानी अगर आशुतोष ने पाजेब चुराई है तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर भी जाता है। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना। छुन्नू जो है आशुतोष का दोस्त है। आशुतोष से फिर दोबारा पूछा जाता है कि कहीं तुमने पाजेब को छुन्नू को तो नहीं दे दिया। वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। यानी जो नरेटर है वह एक एक छाया आशुतोष के चेहरे का पढ़ रहा था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मनु बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। यानी वो स्वीकार कर लेता है कि वह पाजेब छुन्नू को दिया है। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों से लेकर उसे उठा लिया और कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सब कबूल किया है। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो आई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया। अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। यानी वो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी विद्यमान थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। यानी नरेटर उसको भेजता है पाजेब लेने के लिए छुन्नू के पास, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। यानी अगर छुन्नू के पास नहीं होगा तो छुन्नू कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी। वह कहता है पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई। कहता है हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा। कहा मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा। कहता है हाँ। तो पाजेब छुन्नू के पास रह गई। फिर कहता है हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उसे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। यानी उसे पतंग मांग करके ले आओ। उसे कह देना कि तुम पतंग दे दोगे तो हमारे बाबूजी तुमको इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। अगर पाजेब छुन्नू के पास नहीं होगा तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया। क्या किया है, बोलते क्यों नहीं। वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं। वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जहां से हो वहीं से पाजेब लेकर के आओ। यानी जहां कहीं पाजेब हो वहीं से लेकर के उसको आओ। जब वो अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। यानी रूठ करके मुंह बना करके खड़ा हो जाता है। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है। यानी जब सच बोल रहा है तो अब किस बात से घबरा रहा है। वह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। यानी बार बार यही उत्तर वह दे रहा था। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना। जाओ
तुम कहो तो, यानी जाओ उससे कहो तो, अगर वो बेचा होगा तो जितने में बेचा होगा उतना उसको दे दिया जाएगा। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना। यानी उसके घर जाते हैं लोग, पूछा जाता है और आशुतोष की माँ भी साथ में है। आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। आशुतोष वहां पर कह देता था कि हाँ मैंने छुन्नू को पाजेब दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी। यानी वो कहता है कि तुमने मुझे कब दिया था, मुझे तो तुमने नहीं दिया था। आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा। छुन्नू बेचारा पिट जाता है। छुन्नू की माँ छुन्नू को खूब पीटती है, खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। यानी वह चोरी का इल्जाम अपने ऊपर भी लेती है और कहती है कि अब हम लोग क्या हो गए, चोर हो गए हैं। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है। बोले कि हाँ तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं। तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ, यानी जितने का वह पाजेब होगा उतना मैं आपको ला करके दे दूंगी। मैंने कहा यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता है। तो तैने पाजेब देखी हो, यानी तुमने पाजेब देखा है, बता क्यों नहीं देता। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी, वो पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। यानी कहता है कि आशुतोष के हाथ में मैंने वह पाजेब देखी थी, वह पतंग वाले को दे आया था और वह पाजेब जो थी चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था, यानी उसी के लगभग लगभग आकार छुन्नू बताता है। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। तो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझे ना। नैरेटर समझा करके जाता है। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है, यानी 11 आने में वह उसको बेचा है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है, यानी 5 आना अभी वह दिया है और वह 5 आना छुन्नू के पास है।
कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मांग लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें ले लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला लो तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। यानी छुन्नू के साथ वह गिल्ली डंडा खेल रहा था जब बुलाने जाता है उसको। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी है। तुम्हारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिक रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष प्रतीत नहीं होता था। यानी वह खुश नहीं होता था अपनी बड़ाई को सुनकर भी। मैंने कहा कि जाओ, आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आना मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना। वह कहता है हाँ। अरे वह छुन्नू के पास है ना। फिर आशुतोष उत्तर देता है कि हाँ, छुन्नू के पास हैं। अभी तो उसके पास होंगे ना। फिर कहता है कि नहीं, अब उसके पास नहीं होंगे। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? फिर कहता है हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी नहीं है? अभी है। जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है। फिर कहता है हाँ। बेटा मालूम है ना? फिर कहता है हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुवन्नी, और पैसे भी थे। वह चुप हो जाता है। बतलाते क्यों नहीं हो? वह चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। इकन्नियां कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? फिर कहता है हाँ। यानी जब उसे पूछा जाता है कि इकन्नी कितनी थी तो बतलाता है कि 2 इकन्नी थी। बाकी पैसे थे? हाँ, बाकी पैसे थे। दुवन्नी थी? तो हाँ, दुवन्नी भी थी। दुवन्नी नहीं थी? कहता है हाँ। दुवन्नी थी? फिर कहता है हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। चपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच तो बताओ, कितनी इकन्नियां थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला, यानी वह कुछ बोल नहीं रहा था। सुनते हो, बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसे कान खींच लिए और बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। यानी वह आंसू भी नहीं लाता है और गुमसुम होकर के खड़ा है। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठा ले गया और कोठरी में मूद दिया। 10 मिनट बाद मैंने उसे वापस बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाएं तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला बोलो? आशुतोष उत्तर देता है हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर वे उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना। यह कहकर मैंने भाई को बुलवाया, सब बात समझा कर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुम पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, यानी तुम्हें पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे। नरमी की जरूरत नहीं है, नरमी उसके प्रति नहीं बरतना है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। यानी आशुतोष केवल सुन रहा था, हिलडुल नहीं रहा था।
नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा, यानी वो जाने से इनकार कर देता है। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे, दे दे, नहीं दे, नहीं दे, तुम्हारा इससे क्या सरोकार नहीं है, यानी देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है। सच है न बेटे, अब जाओ। यानी वो भेजता है, जाने के लिए कहता है, पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, प्रकाश, इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। ये आशुतोष प्रकाश के साथ नहीं जाना चाह रहा था। प्रकाश जो है आशुतोष का चाचा है। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज अपने घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला, यानी समझाने के बाद प्रकाश के साथ वह जाने को तैयार होता है। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने आया, फिर भी देखो न, किसी भी बात की उसे समझ नहीं है। यानी आशुतोष की उम्र उस समय 8 बरस की थी। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, यानी वो चला जाता है अपने चाचा प्रकाश के साथ। लेकिन देखता हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, जाओ पकड़ कर तो लाओ। वो पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने उसे 2 चाटे दिए। थप्पड़ लगते ही वो एकदम चीखा, फौरन चुप हो गया। वह ऐसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से में कहा कि ले जाओ इसे, मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आध 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता न दिखता था, मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश से कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा कि बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, यानी आशुतोष को जगाया गया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालात हैं? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा हो तो ऐसा नहीं मालूम हुआ, यानी नैरेटर के बाद का आशुतोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो छुन्नू के भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी, यानी अचानक से बुआ सामने तब तक आ जाती हैं।
बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। यानी नरेटर कहता है कि आशुतोष को रोको मत, उसको जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्धत था, वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा कि प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है? क्या बात है? यानी बुआ जोर देकर के बात पूछने लगती हैं कि क्या बात है। मैंने पुकारा तू बंसी भी साथ जा, बीच से लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की भी राजनीति होती है। यानी केवल राष्ट्र की ही राजनीति नहीं होती है, मोहल्ले की भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इनमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ ही चली गई थी। यानी बुआ के साथ ही इतवार के दिन भूल से वह पाजेब चला गया था, जिसके लिए अभी तक इतना जद्दोजहद हो रहा था। जैनेंद्र कुमार के द्वारा बाल मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई यह कहानी है कि बच्चों पर कोई भी दबाव दिया जाता है तो बच्चे उसको स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों का कोमल मस्तिष्क जटिल प्रश्नों का सामना नहीं कर पाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।